Assalamu alaikum. Welcome to Education for All. Today we are going to start our new lecture series on Pakistan studies. Pakistan studies is also known as Pakistan Affairs, which is divided upon three main categories. First is about pre-partition, and then post-partition, and then the three one and the last one contemporary issues. This sequence is made by me. I think that the best way to divide it into three parts is the uh, good thing. I think that this will work, and students will able to understand in a best way. So, first category is pre-partition, which is about the study history starts from Muhammad bin Qasim era, when he conquered Sindh, to the last day of independence, which we got from British Raj. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान स्टडीज़ या पाक अफेयर्स तीन हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं। इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करने का मकसद ही यही है कि हमें इस बात का बहुत बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि प्री पार्टीशन जो कि दौर है मोहम्मद बिन कासिम के सिंध में आकर सिंध को फ़तह करने से लेकर वो दिन जब पाकिस्तान को आज़ादी हासिल हुई, उस दिन तक का जो भी टेन्योर है, जो भी ये टाइम पीरियड है, इसे हम प्री पार्टीशन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद आता है वक्त पोस्ट पार्टीशन, जिसमें 1947 14 अगस्त 1947 से लेकर टिल टुडे जो भी ये टाइम पीरियड गुज़रा है और इसमें जो भी इंसिडेंट्स और जो भी हिस्ट्री अकर हुई है वो पोस्ट पार्टीशन में आती है। And then the last one and the most important category, which I tried to sum up inshallah in upcoming lectures, which is about contemporary issues. इस कैटेगरी को पाकिस्तानी स्टडीज़ के अंदर शामिल करने की वजह यही है कि मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स इस बात का बहुत ज़्यादा यानी कि उन्हें कन्फ्यूजन होती है कि जब वो पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो उन्हें कहीं पर कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ डिस्कस किए हुए नज़र नहीं आते। उसमें मोस्टली प्री पार्टीशन को ही डिस्कस किया जाता है। एंड देन अगर कोई थोड़ा बहुत जिक्र किया जाता है तो पोस्ट पार्टीशन का, जिसमें मुख्तलिफ टेन्योर्स हैं जिन्हें हम आगे आगे जाकर अभी स्टडी करने वाले हैं कि हम कौन कौन से लेक्चर्स पर डिस्कस करेंगे, तो उस पर सिर्फ वही कुछ थोड़ा बहुत उन पर डिस्कशन होती है अबाउट दी पोस्ट पार्टीशन। लेकिन जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं जो इस करंट सिचुएशन में, करंट टाइम पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अकर हो रहे हैं, उन पर डिबेट या लेक्चर्स कम ही डिलीवर किए जाते हैं। और यही एक बड़ी वजह है स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन होने की। इवन दो स्टूडेंट्स विच आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स as well as the recruitment for various jobs in the federal level as well as the provincial level. Those students always think that they have not enough prepare for the examination, for the recruitment tests. उनके लिए उन्हें अलग से जनरल नॉलेज और स्पेशली करंट अफेयर्स के हवाले से बुक्स परचेज़ करनी पड़ती हैं। उनमें भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं कि करंट अफेयर्स को हम कैसे पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मर्ज करें। इवन दो स्टूडेंट जो इस वक्त अंडर ग्रेजुएट हैं, जो कि अभी उनकी अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में है, वो लाजिमन पाकिस्तानी स्टडीज़ एज एन कंपलसरी सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाया जाता है। तो वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जब उनके सामने एक ऐसी बुक रख दी जाती है जो उन्होंने माजी में पढ़ी तो थी, नाइन्थ मैट्रिक में या इंटरमीडिएट लेवल पर उन्होंने पाकिस्तानी स्टडीज़ को कवर किया था, पढ़ा था, लेकिन उस सीरियसनेस के साथ नहीं पढ़ा था। जब वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना थी, हम नहीं पढ़ पाए। इसीलिए मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के हवाले से भी एक सीरीज़ अपलोड की, तो उसकी रीज़न यही थी कि वो पाकिस्तान स्टडीज़ का ही हिस्सा है।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से टीचर्स प्रोफेसर्स इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें लाजिमन पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान स्टडीज़ का एक हिस्सा है। और रही बात पाकिस्तान अफेयर्स की, तो मैंने एक बात ऑब्ज़र्व की है कि पाकिस्तान अफेयर्स वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जो अब एक नई शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। पाकिस्तान अफेयर्स में मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पर बेस कर रहे होते हैं, not those topics which are historical topics which related to the Muhammad bin Qasim or to the related to the Khilafat movement in the pre-partition and then the post-partition. There are some of the important topics in post-partition which even which are coming in today's as various papers in universities, colleges, universities, as well as in the recruitment for the various jobs in federal as well as provincial level. So इन 3 कैटेगरीज़ की जो मैंने तफसीलन कोशिश की कि मैं आपको डिटेल में थोड़ा बहुत ब्रीफ़ करूं और थोड़ा बहुत डिटेल भी बताऊं, एंड देन वी विल कंटिन्यू इट विथ आवर फर्स्ट लेक्चर। सो फर्स्ट लेक्चर मैं चाह रहा था कि स्टार्ट करने से पहले, जो कि इंट्रोडक्शन के ऊपर है, हम पोस्ट पार्टीशन की बात करें। तो हम इंशाल्लाह पोस्ट पार्टीशन को ही पढ़ेंगे। प्री पार्टीशन को फ़िलहाल हम पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट पार्टीशन एंड देन कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं, क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जो कंपलसरी सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है पाकिस्तानी स्टडी, तो यहाँ वो दो स्टूडेंट्स जो कि मास्टर्स कर रहे हैं पाकिस्तानी स्टडीज़ के अंदर, तो उन्हें पोस्ट पार्टीशन भी ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो मेरा यही प्रायोरिटी रहेगी, प्राइमरी मेरा फोकस यही है कि मैं वो चीज़ें पढ़ाऊँ जो कि इस वक्त ट्रेंड में हैं, तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त पढ़ाए जा रहे हैं, और स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि हम किससे जाके डिस्कस करें, क्योंकि बुक्स तो अवेलेबल है मार्केट में, और इवन उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट्स की यही शिकायत रहती है कि उन्हें प्रॉपर वे में गाइडेंस नहीं मिलती, जो कि बाइस बनती है उनके लो स्कोर में। Even those students which are studying in universities, various universities, as well as for the recruitment for various jobs, they'll not able to score maximum. So the main reason behind that to not get maximum marks in the various disciplines, it is because not because of their preparation. It is because not they are guided in a positive manner, in a effective manner. So we will try to discuss in a positive manner, in a such manner which will be helpful for students. So let us start with the index, or we can say with the content which we will discuss later. तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक पूरा टेबल रखा है जिसमें आपको समझने में आसानी होगी कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर है, वो हम आज कवर करेंगे इंशाल्लाह। इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। एंड देन हमारा सेकंड लेक्चर जो होगा वो द पॉलिटिकल फेजेस। हम इनको कुछ फेजेस में डिवाइड करेंगे ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। लेक्चर 2 में हम जो पॉलिटिकल फेज़ एक पढ़ेंगे, जिसमें सब हेडिंग्स को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी, जिसे फर्स्ट टॉपिक होगा जो हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन, द सेकंड लेक्चर इज़ ऑन पाकिस्तान द अर्ली ईयर्स 1947 to 1958। तो फर्स्ट फेज़ में हम इंडिपेंडेंस से लेकर 1958 तक जो भी सिविल गवर्नमेंट्स रहीं उनको हम डिस्कस करेंगे। जितना हो पाया मैं कोशिश करूँगा कि मैं ब्रीफ डिस्कस करूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स की यही गुजारिश होती है कि उन्हें ब्रीफ किया जाए, उन्हें ब्रीफ में बताया जाए ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और वो वेल प्रिपेयर हो जाएं फॉर द वेरियस एग्ज़ाम्स, फॉर द वेरियस टेस्ट और असाइनमेंट्स विच आर गिवन बाय देयर टीचर्स फॉर देयर ईजमेंट इन दी देयर डेली लाइफ, इन द यूनिवर्सिटी लाइफ। एंड देन ये असल में the early years, also known as the Pakistan first teethering years. So हम इनको इंशाल्लाह स्टडी करेंगे हम हमारे लेक्चर 2 में, and then we will move forward to the Ayyub era. Now
Ayub era is also known as the military coup, first military coup, and the martial law. In the lecture third we'll discuss about the Ayub era. यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जो कुछ मिथ्स हैं इसके हवाले से कि जनरल अयूब ख़ान ने मार्शल लॉ लगाई, नहीं लगाई, या लगाई तो क्यों लगाई, या ऐसे कौन से हालात थे जिनमें जनरल अयूब ख़ान को मार्शल लॉ लगाने की ज़रूरत पड़ी, या जनरल अयूब ख़ान ने मार्शल लॉ लगाई या किसी और ने लगाई। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि फ़र्स्ट मार्शल लॉ लगाई किसने थी और क्यों लगाई थी और उसमें क्या क्या काम हुए थे, आइदर वो कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। इन सारी चीज़ों को हम दी अयूब एरा में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आप देखें तो 1958 से लेकर 1969 तक ये पूरा एरा दी अयूब एरा कहलाता है, और ये पूरा हम कोशिश करेंगे कि प्रिसाइज़ करें लेक्चर नंबर 3 में। और इट इज़ पॉसिबल कि लेक्चर 3 में अगर कवर ना हुआ तो हम उसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि मैं लेक्चर 3 को एक ही पोर्शन में पढ़ के, यानी कि डिस्कस करके, ब्रीफ करके आपके लिए आसानी पैदा करूँ। एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द लेक्चर 4 विच इज़ अबाउट द याया रेजिम। अभी द याया रेजिम में हम जो पीरियड कवर करेंगे वो है 1969 से लेकर 1971 तक, जो कि तकरीबन बनते हैं 2 साल। तो ये 2 साल का टेन्योर जो कि याया रेजिम का है। और अनफॉर्चुनेटली लेक्चर 5 में हम जो पढ़ेंगे वो है सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एज़ वेल एज़ नोन एज़ फॉल ऑफ ढाका। तो हम ये इसकी रीज़न्स पढ़ेंगे कि फॉल ऑफ ढाका क्यों हुआ और उसकी रीज़न्स क्या थी, और पूरी हिस्ट्री जो हम थोड़ी बहुत ब्रीफ में पढ़ पाएंगे तो इंशाल्लाह उसे भी हम कवर करेंगे। एंड देन जुल्फ़कार अली भुट्टो एरा, जिससे हम ZA भुट्टो एरा के नाम से भी लिखते हैं और पढ़ते भी हैं। तो ये असल में शुरू होता है 1971 से लेकर 1977 तक, जो अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर्स बनते हैं। ये हम इंशाल्लाह लेक्चर 6 में पढ़ेंगे। और इस दौर को कुछ हवाले से सुनहरी दौर भी कहा जाता है, क्योंकि एक बहुत सिविल डेमोक्रेसी को एक फ़रोग मिला, और उसमें फ़र्स्ट टाइम एक कोई गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई, जो कि 7 साल तक मुसलसल विदाउट एनी डिस्टर्बेंस चलती आई। तो उसके बाद दोबारा से ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाई, और दोबारा से डेमोक्रेसी को एक बहुत बड़ा धचका लगा, जिसके नतीजे में 1977 से लेकर 1988 तक दी ज़िया रेजीम हमारे ऊपर मुसल्लत रही। तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या वी कैन से मार्शल लॉ के दौर में, जो भी मार्शल लॉ के दौर अदवार थे, उनमें जब भी ये अदवार आए, उनमें कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव जेस्चर भी मिलता है, कि हमें देखने को मिलता है कि उन अदवार में बहुत से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आए, बहुत से अच्छे काम भी हुए। लेकिन इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि ये कहलाएगा क्या, आया ऐसा करना कानूनी या इखलाकी तौर पर जायज़ है या नहीं। क्योंकि ये चीज़ें, ये जो अदवार थे मिलिट्री के, तो उन्हें हम 100% तो सही नहीं कह सकते, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। लेकिन इसके ऊपर अभी अगर मैं बात करूँगा तो वो मेरे ख़्याल में ज़्यादा डीप में चला जाएगा, और हमें इतनी बात नहीं करनी इस डिटेल में, कि हम इंशाल्लाह लेक्चर 6 उसके लिए हमने फोकस किया हुआ है। इंशाल्लाह उसे हम लेक्चर 6 के लिए ही रहने देते हैं। एंड देन आफ्टर दैट सिविलियन रूल। तो फाइनली ज़ियाउल हक के बाद, जनरल ज़ियाउल हक जब उनकी असैसिनेशन हुई, या कहा जाता है कि वो जब हेलीकॉप्टर उनका ब्लास्ट हो गया, और किसी वजह से अभी तक प्रॉपर वे में हम उसे डिस्कस करेंगे लेटर के क्या वजूहात थी या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से ये हुआ, या कोई इंसिडेंट था या क्या था, तो उसे हम इंशाल्लाह ज़ियाउल हक रेजीम जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ही पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद फाइनली सिविलियन एरा आ जाता है, सिविलियन रूल आ जाता है 1988 टू 1999, जिसके अंदर शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की जो बेटी थी उसकी, यानी कि बेनज़ीर भुट्टो, जो कि बाद में असैसिनेट हुई, शहीद हुई, तो उनकी भी एक बहुत अच्छा वो एरा समझा जाता है कि उन्होंने बहुत से काम किए। तो हम इंशाल्लाह उन कामों पर भी फोकस करेंगे, उन्होंने ऐसा क्या किया जो कि हिस्ट्री का एक हिस्सा बन गया। एंड देन आफ्टर दैट
एक बहुत ही फेमस नाम जो कि आजकल भी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, आप सभी लोग जानते हैं, नवाज़ शरीफ। मिस्टर नवाज़ शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर इस दौर में रहे और उन्होंने भी अपने दौर में बहुत से काम जो कि हिस्ट्री का हिस्सा ओबियसली अगर किए हों ना किए हों, लेकिन हम एज अ न्यूट्रल पर्सन, क्योंकि हम पाकिस्तान स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं ना कि पॉलिटिकल वेरियस पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, we are not supposed to, we are not a member of any political party. therefore एक्चुअली इसका एक असूल है पाकिस्तान स्टडीज़ का कि हम जब भी पाकिस्तान स्टडीज़ को पढ़ेंगे तो हम हर पार्टी को न्यूट्रलिटी में देखेंगे, हम हर पार्टी को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसके बाद हम खुद एनालाइज करेंगे कि आया कौन सा दौर गोल्डन एरा था, कौन सा दौर अच्छा था, कौन सा दौर अच्छा नहीं था, कौन सा लीडर होनेस्ट था नहीं था, कौन से दौर में काम हुए नहीं हुए। ये काम मेरा नहीं है कि मैं उसे जज करूं, ये काम आप लोगों का है कि आप लोग जब पढ़ेंगे, जब हम इंशाल्लाह इन लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पता चल जाए कि कौन सा दौर बेहतर था, आया किस दौर में ज़्यादा काम हुआ, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे, किस दौर में ज़्यादा वो काम हुआ, इवन लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के हवाले से किस दौर में काम हुआ या नहीं हुआ, और कौन से वो मैनिफेस्टोज़ थे जिसमें सिर्फ स्लोगन्स थे और वो बाद में अब तक भी वो शर्मिंदा राब नहीं हुए, तो ड्रीम ही रहे, ख्वाब ही रहे, अब तक पूरे नहीं हुए। तो वो इंशाल्लाह हम मैं खुद जज नहीं करूँगा, वो इंशाल्लाह आप ख़ुद इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान स्टडी का फ़र्स्ट असूल है कि हमें न्यूट्रल हो के हिस्ट्री को स्टडी करना है और एज एन स्टूडेंट हमें कंटिन्यू करना है, एंड देन विल प्रिपेयर फॉर आवर फ्यूचर व्हेन विल नीड इट। इंशाल्लाह विल try to do our best in Pakistan study of Pakistan affairs. So after that civilian rule end होती है 1999 में, एंड देन जनरल मुशर्रफ जो है एमरजेंसी लगाता है, वो एरा कहलाता है मुशर्रफ रूल 1999 टू 2008। लेक्चर नंबर 9 में इंशाल्लाह हम इसे डिस्कस करेंगे। ये भी एक बहुत आप देखेंगे ये 8 तक जा रहा है, तो ये तकरीबन आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स बन जाते हैं अगर हम 1999 दैन 2000, ये 2 साल हो गए, और 1 to 8 8 साल वो हो गए, तो ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स बनते हैं। तो ये 10 ईयर्स, इसमें ज़ाहिरी बात है एक बंदा जब 10 साल तक गवर्नमेंट में होता है और रूलिंग पार्टी या वी कैन से दैट लीड करता है वो कंट्री को, ओबियसली उसमें कुछ खामियाँ भी होंगी और कुछ खूबियाँ भी होंगी। और वंस अगेन आई विल से कि हम इसको इस हवाले से भी देखेंगे कि आइदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल था या अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ये लीगल वे में था या नहीं था। यहाँ अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मुशर्रफ एरा जो था या उससे पहले जो भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई वो सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, तो ये मेरी बात है, ये मेरा नज़रिया है, ये मेरी जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उसके वे में मैं कह रहा हूँ, ना कि मैं स्टडी के हवाले से, मैं स्टडी करके उसको प्रूव नहीं कर रहा, मैं वर्बली कह रहा हूँ। लेकिन जब हम इसे पढ़ेंगे हम इस चीज़ को फोकस करेंगे कि जुडिशरी ने उस वक्त क्या किया, जो भी जुडिशल उस वक्त एक्टिविस्ट थे, जो भी जुडिशरी उस वक्त चीफ ऑफ दी वी कैन से जो भी उस वक्त चीफ था, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था, उसकी इस बारे में वर्डिक्ट क्या थी, वो उसे किस वे में देखता था। उसने कॉन्स्टिट्यूशन की लूज़ इंटरप्रिटेशन की या उसने कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रिक्टली इंटरप्रिटेशन की। इट डिपेंड्स ऑन देम, वी आर नॉट एबल टू जज एनी वन एल्स, we will only observe all of the judiciary and judicial interpretation about the constitution. हम ये चीज़ देखेंगे कि इंटरप्रेट जुडिशल ने कैसे किया, those person which are which were chief justice on that time, on that era, which is about approximately of 10 years, will try to observe them that either they interpret constitution in their favor or in against them. अगर तो उन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि 10 साल का एक टेन्योर है मुशर्रफ एरा में, और उससे पहले ज़िया-उल-हक के एरा में भी तकरीबन 10 साल बनते हैं, और उससे पहले भी जो टेन्योर आए जो कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई वो तकरीबन 10 साल 20 साल 40 30 साल इतने टाइम के लिए वो आए, उन्होंने गवर्न किया, कंट्री को लीड किया। तो उस वक्त का
स्टेटस क्या था, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनका नज़रिया क्या था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अपने वक्त में कैसे इंटरप्रेट किया, हम एज ए पाकिस्तानी स्टडीज़ स्टूडेंट्स वी विल ऑब्जर्व देम, we'll read them and then we'll decide either they did their best or wrong. So हम ये चीज़ देखेंगे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो किया हम उसको जज तो नहीं कर सकते, लेकिन ज़ाहिरी बात है एक लीगल इंस्टीट्यूशन की तरफ से अगर कोई फ़ैसला आ रहा है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन आ रही है, तो हम उसे ही रेफरेंस के तौर पर यूज़ करेंगे और हम उसी के हवाले से लिखेंगे आइदर दे डिड देयर बेस्ट और डिड रॉन्ग और दे ओनली did such interpretation due to the that era due to that era. तो ये भी बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की जा रही है वो किस दौर में की जा रही है, वो डेमोक्रेटिक एरा में की जा रही है या वो डिक्टेटरशिप के दौर में की जा रही है। ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं कि जब जुडिशरी की तरफ से कोई भी जजमेंट आती है या इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आती है, तो इन बातों पर भी डिपेंड की जाती है। अव्वल तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन थे वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने फौरी तौर पर मनसूख कर दिए, लेकिन अगर मनसूख कर भी दिए तो उस वक्त के जुडिशल इंस्टीट्यूट्स का किरदार क्या था, उन्होंने ऐसा क्या किया, उन्होंने उसको अप्रूव किया, रिजेक्ट किया या उन्हें नज़रबंद कर दिया गया या उन पर प्रेशर डाला गया। ये सारी चीज़ें जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि सही कौन था गलत कौन था। हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हैं कि यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ कि कौन क्या था तो फिर लेक्चर देने का कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं। लेक्चर तब दिए जाते हैं जब हमें नहीं मालूम होता। इस वक्त अगर आपको कुछ मालूम है तो अगर आप उसको साइड पे रख के मेरे लेक्चर इंशाल्लाह सुनेंगे तो आपको एक नया तजर्बा होगा, एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। अगर आपने पहले से एक बात फोकस की हुई है, आपने एक बात डिसाइड की हुई है कि नहीं ये सही था ये गलत था, देन लेक्चर्स सुनने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। लेक्चर्स तभी सुने जाते हैं जब किसी को कुछ नया सीखने को चाहिए होता है। तो आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर दे दिया। तो हम इंशाल्लाह जरदारी रूल भी पढ़ेंगे तो 9 टू प्रेजेंट टाइम लिखा हुआ है लेक्चर 10 में, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर बात है कि दोबारा से नवाज शरीफ आया एंड देन पीटीआई गवर्नमेंट में आई और उनका भी एक मैनिफेस्टो था, उस पर भी बात होगी कि आया उन्होंने क्या क्या काम किए और कितने हद तक सही किए या नहीं, उस पर भी बात होगी इंशाल्लाह। एंड देन लेक्चर 11 में हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हिस्ट्री इन पाकिस्तान इसको पढ़ेंगे, जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को तो हम पढ़ ही चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, बट इससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन बने और हम उसको कंपेयर भी करेंगे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बेहतर था और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो सबसे बेहतर था और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि उससे कम, और यानी कि कैटेगराइज करेंगे कि फर्स्ट पर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, सेकंड पर कौन सा और थर्ड पर कौन सा, और रीज़न भी बताएंगे इंशाअल्लाह। एंड देन 18 अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको हम पढ़ेंगे कि 18 अमेंडमेंट में ऐसा क्या है कि आए दिन हम सुनते हैं 18वीं तरमीम उसमें ऐसा क्या है। लेक्चर 12 में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड देन हम आ जाएंगे लेक्चर 13 में जो हमारा मेन थर्ड इंग्रेडिएंट ऑफ द पाकिस्तान स्टडी है, कंटेम्प्रेरी इशूज़, उसको हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहली हेडिंग हमारी है एनर्जी क्राइसिस। लेक्चर 14 में हम पढ़ेंगे करप्शन के ऊपर जो कि इस वक्त हॉट टॉपिक है। एंड देन लेक्चर 15 में एजुकेशन जो कि हमारा प्राइमरी इशू इस वक्त है पाकिस्तान का, सोशो इकोनॉमिक पर इस पर ही रिलाई करता है कि एजुकेशन अगर इम्प्रूव होगी तो हमारा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। अगर आप चाहें तो इसके हवाले से ख़ुद भी रिसर्च कर सकते हैं। कंटेम्प्रेरी इशूज़ में हम जब तक आएंगे तब तक अगर आप ख़ुद भी अपने से कोई रिसर्च करना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह मैं भी इस पर बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं ऑथेंटिक चीज़ों के साथ आपको लेक्चर दूँ और इंशाल्लाह इस पर भी हम लेक्चर करेंगे। एंड देन एक्सट्रीमिज़म इन द कंट्री लेक्चर 16। एक्सट्रीमिज़म जो हमारे मुल्क में बीच में एक वेव चली थी और वो बहुत बुरी वेव थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल पा चुके हैं। उसकी रीज़न्स ऑब्वियसली उसके रीज़न्स भी हैं कि एक्सट्रीमिज़म क्यों आई, क्यों यहाँ पर उसको मौका मिला कि वो प्रमोट हो, वो यहाँ पर अपने पंजे गाड़े, वो यहाँ पर अपना एक असर और रसूख कायम करे। एंड देन ड्यू टू दी military sacrifices and their struggle, they accomplished their duty in a well manner. We can only able to give them a prize. We can only able to appreciate them. So
हम तो सिर्फ मिलिट्री को जितना चाहें उतना हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, तमाम आर्म फोर्सेस को, जिसमें हमारी पुलिस भी इंक्लूड है, जिसमें रेंजर्स एंड पाक आर्मी भी इंक्लूड है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए सेक्रीफाइस किया एंड देन एक अमन की फ़िज़ा कायम हुई। तो एक्सट्रीमिज़म यहाँ पर आया कि उसकी रीज़न क्या थी, उसके बिहाइंड सरकमस्टेंसेस क्या थे, इम्पैक्ट्स क्या थे, एंड देन दी रिज़ल्ट्स अब क्या हैं उसके, अब उसके आफ्टर शॉक्स क्या चल रहे हैं, जैसे कि अब भी उसके कुछ ना कुछ असरात बाकी हैं हमारे माशरे में। हमारी इस वक्त माशरे में जो डिप्रेशन की फ़िज़ा कायम है, उसकी रीज़न्स क्या हैं, लोग क्यों इतना टॉलरेंस जो है बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कम होता जा रहा है, लोगों में बर्दाश्त कम हो गई है, लोग एक्सट्रीमिज़म पे पहुँच जा रहे हैं, क्यों, रीज़न क्या है, इन सारी चीज़ों पर भी बात करना लाजिम है कि हमें पता तो हो कि क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से कंटिन्यूएशन ऑफ द लेक्चर 16 मैंने मर्ज किया है लेक्चर 16 को 2 हिस्सों में, सेक्टेरियनिज़म। इस वक्त मैं वही बात कर रहा था कि एक्सट्रीमिज़म इन द कंट्री इज़ इन द पीक इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। क्या वजूहत हैं कि हमारी 70 साल तारीख़ के अंदर इस वक्त जो सेक्टेरियनिज़म है वो अपनी पीक पर है, और वो कौन से एलिमेंट हैं वो चाह रहे हैं कि सेक्टेरियनिज़म की वाह यहाँ पर कराई जाए, जो कि इंशाअल्लाह पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर सब फ़िरकावारियत के हवाले से जो भी कोशिशें की गई बैरूनी ताकतों की तरफ से, वो नाकाम ही रही। लेकिन यहाँ पर मैं चाहूँगा कि डिस्कस करूँ तब भी जब हम इससे डीप में पढ़ेंगे, और वो हम ये भी पढ़ेंगे कि हम कैसे आपस में मुत्तहिद हैं, यूनाइटेड हैं। तो इंशाअल्लाह अगर वक्त मिला तो हम इस पर भी बात करेंगे। एंड देन मैंने नेक्स्ट लेक्चर को भी इसमें मर्ज कर दिया है, जो कि है तालिबानाइजेशन। तो ये भी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि जिसने हमें बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया, बट अगेन आई कैन से दैट मिलिट्री एंड अदर आर्म फोर्सेस, जिसमें पुलिस को ट्रिब्यूट देना भी बहुत ज़्यादा लाजिम है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस की, उनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा ये मुश्किल हालात को फेस किया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, ये एलिमेंट जो है हमारे कंट्री से कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक काबू में आए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक सिक्योर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। एंड देन industries, mineral, natural resources, forests in Pakistan, etc. These are also important ingredients which are necessary for our development in the industrial sector, in the economic sector. The industry is basic element for run our country. It is the basic way to generate our budget in a huge manner. अगर हम आज के वक्त में देखें कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को थोड़ा अगर मामूली डिस्कस करें, तो यहाँ हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ के हवाले से एक नई होप हमें मिल रही है कि नई टेक्सटाइल मिल्स जो हैं, वो मिल्स जो पिछले 6 साल 7 साल से 10 साल से 20 साल से बंद थी, वो अभी चलना शुरू हो गई हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है जिसे हम ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे कि ऐसा इंडस्ट्रीज़ में कैसे रेवोल्यूशन आएगा, यहाँ उसे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन पर भी बात होगी। नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर अगेन हम बात करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान में इतने हैं कि हर कॉमन पर्सन कहता है कि पाकिस्तान में इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान उतनी तरक्की नहीं कर पा रहा। और पाकिस्तान में इस वक्त भी इतने नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद पाकिस्तान पेट्रोलियम के हवाले से, पाकिस्तान गैस के हवाले से, जिसे हम सुई गैस के नाम से जानते हैं, कि इन हवाले से इतनी तरक्की क्यों नहीं हो पा रही, कि अब प्राइजेज़ कम क्यों नहीं हो रही, दिन ब दिन प्राइजेज़ हाई क्यों होती जा रही हैं। तो इसकी भी काफ़ी रीज़न्स हैं। और इवन कुछ चीज़ें हम ऐसी डिस्कस कर रहे होते हैं तो अपना क्योंकि हम यहाँ पर ऑथेंटिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये नहीं होगा कि हम गली मोहल्ले में डिस्कस करने वाली चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम ऑथेंटिक चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे, वरना हम उस चीज़ को यानी कि स्किप कर देंगे। कि रीज़न ये कि यहाँ पर मैं जो भी लेक्चर दूंगा, अगर वो आप जाके उसे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके एंड देन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें डिस्कस करूँगा वही आपको फेवर करेंगे। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश भी यही होगी कि मैं उन चीज़ों को डिस्कस करूँगा जो कि ऑथेंटिक हों, जो कि ऐसे ना हो कि आपको वो पेपर में डिफ़िकल्टी पेश आए उन हवाले से। तो मेरा मकसद कन्फ्यूजन पैदा करना नहीं है, बल्कि कन्फ्यूजन को दूर करना है। एंड देन फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, जो कि हमारा इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक इंडिकेटर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उसे भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा भी कोई चीज़ें अगर रह जाएंगी, अगर आप कमेंट बॉक्स में हम मुझे बताएंगे कि ये चीज़ें भी आप डिस्कस करो, तो इंशाल्लाह उन चीज़ों को भी अगर मैं पहले उसके हवाले से अगर रिसर्च करूँगा तो इंशाल्लाह आपको
उस पर भी लेक्चर दे दूँगा इंशाल्लाह। तो मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था, मैं इंशाल्लाह अपना प्रॉमिस तो पूरा करूँगा। यहाँ पे मैंने कहा था कि मैं इंट्रोडक्शन को भी पढ़ूँगा, तो यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन को हम आई थिंक इंट्रोडक्शन को मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। इंशाल्लाह हम अपकमिंग लेक्चर आई विल डिस्कस ऑन इट अबाउट द इंट्रोडक्शन। वैसे इंट्रोडक्शन तो क्लियर हो ही चुका है, जो हमने पढ़ा है अभी, इतना कुछ हमने डिस्कस किया है वो इंट्रोडक्शन में ही आ जाता है। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू डिस्कस इट इन माय अपकमिंग लेक्चर इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।